वेलकम दोस्तों। ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। और ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ हम ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉसेस हैं, इन लॉसेस को दूर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो जनरल पर्पस में हम जो यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ये जो ट्रांसफार्मर का है कंस्ट्रक्शन, पहले सभी इसको देखेंगे हम। तो ये है कोर, ठीक है। और इस कोर में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लपेटी हुई है। ये ऊपर से नीचे कनेक्शन हमने डाल दिए और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हमने निकाल दी बाहर, ठीक है। ये कंजर्वेटर टैंक है, ये ब्रीदर है, ठीक है। ये बीच वाला जो है ये बकौल्स रिले है, और ये है बुशिंग, टर्मिनल बुशिंग, और ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। तो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर पूरी ऑयल भरी होती है, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है ये टोटल ऑयल में डूबी होगी। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉसेस के कारण हीट उत्पन्न होता है, और इसी हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये होता है मिनरल ऑयल। कैसा होता है ये? मिनरल ऑयल होता है ये। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? एक तो कूलिंग पर्पस के लिए, पहला तो कूलिंग पर्पस के लिए, और दूसरा है आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब ये ट्रांसफार्मर ऑयल है ये इंसुलेशन का भी काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है ऑयल है ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, और इंसुलेशन या इंसुलेटिंग प्रोवाइड करने के लिए। अर्थात इसमें आग न लगे, अर्थात इस कॉइल में कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का, जो ऑयल है ये ट्रांसफार्मर का ऑयल कूलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और दूसरा इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो है इसका ट्रेड नेम क्या है इस ऑयल का? इस ऑयल का जो ट्रेड नेम है, ये ट्रेड नेम है एस्केराल। क्या है? एस्केराल, एस्केराल इसका ट्रेड नेम है, एस्केराल, ठीक है। और दूसरा है पायरो कलर। दूसरा क्या है सेकंड नेम? पायरो कलर, पायरो कलर। तो ये दो नाम है इस ट्रांसफार्मर ऑयल का। किसका नाम है ये? ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम, एस्केराल और पायरो कलर। तो ये दो नाम है इसका, ट्रेड नाम। तो इसमें क्या होता है, जब नया ऑयल हम डालते हैं, जब नया ऑयल हम डालेंगे तो ये नया ऑयल जो होगा ये पाल येलो कलर होता है, मतलब पीला कलर होता है। कैसा होगा? साफ सुथरा होगा, और ये होता है पीला कलर, या इसको पाल येलो भी बोलते हैं। तो जब नया ऑयल होगा तो ये होगा पीला कलर। कैसा होगा? पीला कलर का होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें पहचानना है। अब इसमें देखेंगे इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये कितना होता है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ हमें पता रहना चाहिए। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसका 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा? 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए। और इसका जो फ्लश पॉइंट है, मतलब आग लगने का जो पॉइंट है इसका, वो टेम्परेचर फ्लश पॉइंट इसको बोलेंगे। तो ये जो फ्लश पॉइंट होता है दोस्तों, ये फ्लश पॉइंट होता है 135 डिग्री सेल्सियस। अर्थात ये बोल सकते हैं कि इसका जो इसमें आग लगने की जो कैपेसिटी है, अर्थात इस ऑयल में कब आग लग जाएगा, जब 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और इसकी जो विस्कोसिटी रहती है, इसकी विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी रहती है लो, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ हमने देख ली। और ट्रांसफार्मर ऑयल ग्रीन कलर शो करता है कब की कंडीशन में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसका कलर हरा कलर शो होगा कब? तो इस चीज़ को भी याद रखना है। हरा कलर कब शो करेगा? जब नया था तो पीला कलर था, और जब ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ये ऑयल यदि हरा कलर शो करता है, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि इसमें कॉपर, मतलब तांबा की अशुद्धि इसमें पाई जाती है। ये बोल सकते हैं कि जब तांबा मिला होगा तो ये हरा कलर शो करेगा, तांबे की अशुद्धि। तो तांबे की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये हरा कलर शो करेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि इसको हम समझ लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तांबे की अशुद्धि इसमें मिलाई जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा हरा कलर, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि ऑयल डालने का मेन रीज़न रहता है कि ट्रांसफार्मर में जो हीट उत्पन्न हो रही है, इसी हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को डालते हैं हम। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, इंसुलेशन और शीतलन दोनों यूज़ में है। ठीक है, देखो अच्छे ट्रांसफार्मर में की कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी अचालकता मतलब कि जो कुचालकता के गुण हैं, अचालकता या कुचालकता, तो कुचालकता के गुण उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। हाई विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलते हैं, और उच्च ज्वलन पॉइंट होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। और निम्न श्यानता और कम नमी सोखने वाला, क्या चाहिए, नमी कम सोखने वाला, नमी जो है कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। तो ये दो प्रकार का होता है। पहले तो मैंने जो आपको बताया खनिज तेल और एक सिंथेटिक ऑयल होता है, खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल। और खनिज तेल में जो क्या पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है खनिज तेल, हमेशा याद रखिएगा। ये जो खनिज तेल है, ये खनिज तेल पेट्रोलियम शोधन से आप प्राप्त होता है, हमें पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त तो होता है, जबकि जो सिंथेटिक ऑयल जो होता है, ये सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कौन सा ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। ये जो सिंथेटिक ऑयल होगा, सिंथेटिक ऑयल, ये बना होता है बेसिकली सिलिकॉन जो रेत से प्राप्त होता है, और हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोकार्बन से, ये दोनों से मिलकर बना होता है सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, ये हमें दोनों चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम बुशिंग। बुशिंग का यूज़ क्यों करते हैं हम। बुश जो है ये ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कनेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये समझो कि आप इनपुट और आउटपुट निकालेंगे, ये ट्रांसफार्मर है आपका, और ये ट्रांसफार्मर से इनपुट जो निकालेंगे, यहाँ से आपने इनपुट दिया और यहाँ से निकाला आपने आउटपुट, तो ये इसी जो पॉइंट को है, इसी पॉइंट को हम किससे जोड़ेंगे, बुश से जोड़ेंगे। हम किससे जोड़ेंगे, बुश से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम बुश से जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर बुशिंग जो है वो ट्रांसफार्मर के बाहर निकले रहते हैं, और बाहर वाले तार को हम उसमें क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे। तो ये अंदर से निकलेगा बाहर, और ये जो बुशिंग है, ये बुशिंग, इसका नाम क्या है, बुश, या इसे आप बुशिंग कह सकते हैं। ये बना होता है चीनी मिट्टी का। किसका बना होगा, चीनी मिट्टी का बना होता है, या पोर्सलिन का बना होता है। इस यहाँ कहीं जगह पोर्सलिन लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीनी मिट्टी या पोर्सलिन का बना होता है। और ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, तो लो वाइंडिंग होगी। ये देखो एलवी साइड क्या होगी, बुशिंग की लंबाई कम होगी, कम लंबाई होगी किसकी, बुशिंग की। ठीक है, और हाई वोल्टेज साइड एचवी साइड क्या होगा, लंबाई ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा लंबाई होगी। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, बुशिंग की लंबाई ज़्यादा होगी, तो एलवी साइड कम लंबाई होगी बुशिंग की, और एचवी साइड ज़्यादा लंबाई होगी। इस चीज़ को हमें याद रखना है दोस्तों। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये होगा एचवी, और ये जो है इस साइड जो दिख रहा है ये होगा एलवी। ये हम समझ सकते हैं, ये हाई वोल्टेज साइड होगा और ये लो वोल्टेज साइड होगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आधार पर हम ट्रांसफार्मर को अलग अलग टाइप में डिवाइड किए हैं। तो पहला देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर। और ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर क्या है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, इन दोनों का जो रेशो हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाएगा या ट्रांसफॉर्मेशन गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ट्रांसफार्मर जो अनुपात होता है ये के इक्वल क्या होता है, यहाँ पर NS/NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल क्या हो गया के। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को जो है उसको कैसे शो करते हैं, के से शो करते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किससे शो करेंगे, के से शो करेंगे। तो बेस्ट एंड बेस्ट इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का के इक्वल NS/NP, ये इसका फार्मूला बनेगा, क्योंकि के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। ठीक है, इसके आधार पर हम ट्रांसफार्मर को फिर दो पार्ट में और डिवाइड करेंगे हम।
ठीक है, तो एक होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और दूसरा होगा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टार्ट करते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ऊंचाई मतलब बढ़ाने वाला है। ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, वी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एलवी साइड होगा ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किए, लो वोल्टेज दिए, तो हमें सेकेंडरी में क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही सेकेंडरी में हाई वोल्टेज प्राप्त जो होगा हमें आउटपुट के रूप में, यही ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होगी। मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या कैसी होगी, ज़्यादा होगी, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, वो भी सेकेंडरी साइड में। प्राइमरी में कम होगी फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है के इक्वल क्या हो जाएगा, एक से अधिक होगा ना, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। जब के इस ग्रेटर देन 1 होगा तो समझ जाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और जब के इस लेस देन 1 होगा तो हम समझ जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और जब के इक्वल 1 हो जाए तो हम समझ जाएंगे ये पावर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें रटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है। क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। तो V बढ़ेगा तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा। तो ये जो है इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में क्या है, हमने प्राइमरी वाइंडिंग को लपेट दिया है और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। इसमें क्या किया हमने, इसमें टर्निंग क्या की है, लेस टर्न है, मतलब कि टर्न कम है इसमें। ठीक है, और इसमें वोल्टेज हमने कितना दिए, लो वोल्टेज दिए। तो लो वोल्टेज हमने कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हमने। ठीक है, और करंट हमने क्या किए, करंट हाई होगी और करंट कितनी होगी, 10 एम्पियर। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें पावर कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, हमें प्राइमरी में इतनी चीज़ हमें पता है। करंट कितनी है, 10 एम्पियर है। वोल्टेज कितना दिए हमने, लो वोल्टेज 100 वोल्ट दिया है। पावर कितना है, 1000 वाट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को देखेंगे आप। अब ये कोर है बीच में, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्निंग है ये लेस टर्न है, और इसमें कितने हैं, इसमें वोल्टेज हमने कितना दिए, हमने इसमें वोल्टेज प्राप्त किए 400 वोल्ट। ठीक है, करंट कितना प्राप्त किए हमने, 2.5 एम्पियर। करंट हमने 2.5 एम्पियर प्राप्त किए, और यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, ये इसकी रेटिंग हाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, पावर तो जितने का उतना ही रहेगा, 1000 वाट, क्योंकि पावर और फ्रीक्वेंसी कभी ट्रांसफार्मर में चेंज होती नहीं है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने क्या किए, हमने इनपुट में 100 वोल्ट दिए थे इनपुट में, और आउटपुट में हमने कितना वोल्टेज प्राप्त किए, 400 वोल्ट। अर्थात वोल्टेज को हमने बढ़ाया कि नहीं, तो ये स्टेप अप हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा ये। और जब वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होता है, करंट कम हो जाती है, ये हमें पता है। तो यहाँ वोल्टेज बढ़ा तो करंट कितनी हो गई, 2.5 एम्पियर। अर्थात यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ करंट थी 10 एम्पियर, तो यहाँ पर जो है करंट कितनी हो गई, 2.5 एम्पियर, मतलब करंट कम हो गई। तो V बढ़ गया तो I क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन हमें समझना है ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर, या इसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा बेसिकली, इसमें क्या है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलेंगे। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है, इस साइड क्या करेंगे, यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा एसी का, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इनपुट में हमने हाई वोल्टेज दिए, आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, लो वोल्टेज। ठीक है, ये इतनी क्रिया इसमें होगी। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होगा, K इज लेस देन 1 होगा इसका ट्रांसफार्मर रेशो। तो बेसिकली हमें पता है दोस्तों, जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। इस डायग्राम में हम समझेंगे, यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे प्राइमरी में, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है दोस्तों। यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना दिए, हमने 1000 वोल्ट दिए, इनपुट कितना दिए 1000 वोल्ट, तो करंट कितनी होगी 2 एम्पियर होगी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगी। तो ये HV साइड हो जाएगा कि नहीं, ये हाई वोल्टेज साइड हो गया आपका प्राइमरी साइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेकेंडरी साइड में देखेंगे। अब सेकेंडरी साइड में हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स लगे होंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए, हमें आउटपुट में मिला 200 वोल्ट, हमें कितना मिला आउटपुट में 200 वोल्ट। तो जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब करंट का मान जब वोल्टेज का मान कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज का मान कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1000 वोल्ट था प्राइमरी में, सेकेंड है ना, सेकेंडरी में आउटपुट क्या मिला 200 वोल्ट मिला, अर्थात वोल्टेज कम हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज जब बढ़ता है तो वोल्टेज जब बढ़ता होता है करंट कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा प्राइमरी साइड तो करंट कम हो गई। ठीक है, और सेकेंडरी साइड में क्या हुआ, वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात हम ये लिख सकते हैं इस वाइंडिंग में, देखो ये जो है यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा हुआ है तो करंट क्या मिल गई, हमें कम मिल गई। और सेकेंडरी साइड यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ, कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो सेकेंडरी में हमें इस तरीके से ही मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में इनपुट हमने ऐसा दिया है, क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज हमने कितना दिया है 1000 वोल्ट दिया है और 2 एम्पियर दिया है, करंट कम है ना 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज अर्थात हमें कितना मिला 200 वोल्ट मिला, तो करंट कम है कि नहीं है, और वोल्टेज कम है कि नहीं है, और करंट हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो करंट मिला 10 एम्पियर, अर्थात वोल्ट इस करंट से ये करंट ज़्यादा है, प्राइमरी करंट 2 एम्पियर, सेकेंडरी की है 10 एम्पियर। तो इस तरीके से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम क्रोड की संरचना के आधार पर, जो क्रोड है, कोर है, उसकी संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर भी 3 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला है कोर टाइप, सेकेंड है सेल टाइप, और तीसरा है बैरी टाइप, बैरी टाइप। तो ये 3 टाइप के ट्रांसफार्मर हमने क्रोड मतलब कोर के आधार पर बांटे हैं, संरचना के आधार पर उसके बांटे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा, ये कोर में लपेटा हुआ होगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की आकृति जो होती है वो एल आकृति है, और स्टैंपिंग के 2 सेट का प्रयोग करके बनाते हैं हम। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली दोस्तों ये जो है ट्रांसफार्मर, ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कैसा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये कोर में इसमें क्या लपेटी होगी, वाइंडिंग लपेटी होगी। तो इस प्रकार की जो ट्रांसफार्मर की आकृति किस टाइप की है, एल आकृति है, और इसमें 2 स्टैंपिंग करके बनाते हैं, मतलब एल इस टाइप से और एल इस टाइप से। अब इन दोनों को ये देखो, ये पट्टी एक एल टाइप हो गया और ये दूसरा एल टाइप का हो गया। अब इनको हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो एक गोल कोर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौकोन कोर बन जाएगा एक। इस तरीके से इसे एल की आकृति में सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड पट्टी होती है। ये जो पट्टी होगी, एक एक पट्टी को जोड़कर प्रेस करके हम बनाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो है एल आकृति का बनाते हैं, 2 सेट किए हुए रहते हैं, और इसका जो आकार होता है कोर का, ये होता है आयताकार होता है। कैसा होगा, आयताकार मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये सस्ता होता है, इसका जो कास्ट है ये सस्ता मिलेगा आपको, और ये प्रायः स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज होता है।
किस में होता है। इस टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा तो आपको समझना है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अर्थात ये जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होगा जनरली जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। मतलब कोर कंस्ट्रक्शन जिसका होगा तो समझ जाना कि ये बेसिकली क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें। सेकंड है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जनरल है एक तो ई आकृति होगी या आई आकृति होगी, ये दो आकृति के बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्ती जो कटी होती है या तो ई आकृति कटी हुई या आई आकृति कटी होगी। इसे देखेंगे दोस्तों, हम डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम है दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, और ये है ई आकृति और आई आकृति। कैसा है, या तो ई आकृति एंड आई आकृति का है। तो इसमें हम बेसिकली क्या समझेंगे, एक तो ये जो है इसका प्रयोग कैसा करेंगे, इसको एक स्टैंपिंग करके इसको बनाते हैं, या तो ई आकृति को या आई आकृति को उसको स्टैंपिंग करेंगे, और स्टैंपिंग करके इसको एक दोहरी आयताकार क्रोड में तैयार करते हैं। मतलब डबल आयताकार एक कोर होगी, उस कोर में इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके कोर की जो मध्य वाली जो भुजा होती है, ये बीच वाली जो मिडिल वाली भुजा होती है, ये बीच वाली, इस बीच वाली जो भुजा होती है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और इसके ऊपर द्वितीयक वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो इसी के अंदर प्राइमरी लपेटेंगे, ये प्राइमरी हो गई, कौन सी हो जाएगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग। और इसी के ऊपर लपेटेंगे फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमें समझ में आ गया। प्राइमरी वाइंडिंग भी हमने बीच वाली कॉइल में लपेट, मतलब बीच वाली भुजा में लपेटी, ये बीच वाली भुजा है, और इसी भुजा में प्राइमरी वाइंडिंग लपेटेंगे, और इसके ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेटेंगे एक बीच वाली भुजा में। तो इसमें दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है, क्योंकि जो इसमें क्या हो जाएगा, दो चुंबकीय पथ हो जाएगा, एक तो फ्लक्स φ1 के लिए और दूसरा हो जाएगा फ्लक्स φ2 के लिए। मतलब एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों लपेटी गई है, इसलिए इसमें दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होगा। इस कारण ये ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार में करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका यूज़ जो है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो हमें पता रहना चाहिए ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ क्या करेंगे हम, मैक्सिमम यूज़ करते हैं इसका, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा कार्य उपयोगी होता है। और इस ट्रांसफार्मर में जो कोर के मध्य पहलू का जो क्षेत्रफल और पहलुओं के मुकाबले इसका होता है 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना क्यों होता है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही बीच वाले मध्य वाले कोर में लपेटी होती है। इसीलिए इसमें ट्रांसफार्मर के कोर के मध्य जो पहलू का जो क्षेत्रफल है अन्य पहलू के द्वारा उसके मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर प्राइमरी और इसी में सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये जो ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेस के लिए भी डिज़ाइन किए जाते हैं और 3 फेस के लिए भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसको डिज़ाइन जो करेंगे हम ये सिंगल फेस के लिए भी और 3 फेस के लिए, दोनों के लिए बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये बैरी टाइप ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में बैरी आकार का एक कोर लगा होता है। कैसे आकार का, बेरी आकार का एक कोर लगा होगा, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर पड़ा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। बेसिकली जो है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, क्योंकि इसकी जो कोर होती है ये लेमिनेटेड होती है और ये बीच में होती है, ये मध्य वाले भाग में होती है, बीच में होगी बेलनाकार आकृति में। और इसमें फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो लीकेज है ये लीकेज का मान कम होगा। फ्लक्स लीकेज कितना होगा,
कम होगा इसमें। और इस प्रकार की जो ट्रांसफार्मर होती है इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, इफ़िशियंसी कैसी होगी, हाई होगी, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। क्योंकि ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है, इसका कंस्ट्रक्शन भी मध्य भुजाकार जो बेलनाकार होगी, ठीक है, ये बेलनाकार होगी मध्य वाली भुजा, फ्लक्स लीकेज कम होता है और ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी है वो हाई होती है, इसीलिए इसी का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर जो वाइंडिंग लगी होती है, ये जो वाइंडिंग है ये सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, अर्थात बेलनाकार होती है इसकी जो वाइंडिंग होती है। और इसमें जो मैग्नेटिक कोर है ये बाहर बाहर आउटर एरिया में बनता है मैग्नेटिक कोर। ठीक है दोस्तों, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन इसका जो यूज़ करते हैं ये बहुत रेयर करते हैं, बहुत कम करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। कौन सा, ये है आपका बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो बेरी टाइप जो ट्रांसफार्मर है इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम फेस के आधार पर। तो फेस के आधार पर भी ट्रांसफार्मर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए। तो इसको फेस के आधार पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, क्योंकि हमें पता है सिंगल फेस और थ्री फेस दो फेस होते हैं, है कि नहीं। तो फेस के आधार पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किए। और पहले देखेंगे हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कैसा होता है। क्योंकि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक फेस मतलब एक कली ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें प्राय जो है सिंगल फेस में कितना वोल्टेज होगा, इसमें 250 वोल्ट होगा। कितना होगा, 250 वोल्ट होगा प्राइमरी में। ठीक है, तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में प्राय जो यूज़ करेगा ये 250 वोल्ट के लिए वर्क करेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये या तो कोर टाइप होगा या फिर सेल टाइप होगा, दो टाइप के हो सकते हैं। क्योंकि हमने बताया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये कैसा होगा, कोर टाइप या सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, और इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा हम क्या किस में करते हैं, स्टेबलाइजर में करते हैं। ठीक है, रेडियो में करते हैं, टीवी इन्वर्टर सर्किट में करते हैं। तो घरेलू जो उपकरण है, घरेलू उपकरणों में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ करने का कारण क्या रहता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उसमें जैसे स्टेबलाइजर हो गया, उसमें भी स्टेबलाइजर के यूज़ करते हैं कि वोल्टेज डाउन रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए। रेडियो हो गया, रेडियो में भी यूज़ करते हैं हम ट्रांसफार्मर का। टीवी में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, इन्वर्टर सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ये सब कहलाते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर। और ये थ्री फेस ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्री फेस ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 250 वोल्ट से अधिक वाले होते हैं। मतलब 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाले कौन से होंगे, थ्री फेस ट्रांसफार्मर होंगे। और इनका जो टाइप होगा, कोर का जो टाइप होगा, ये होगा आपका या तो सेल टाइप होगा या तो आपका, ठीक है, किस टाइप से होगा, सेल टाइप होगा। और इसमें जो कोर पर क्या है, वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी होती है। अर्थात ये समझ सकते हैं हम कि इसमें जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर है, कोर पर उच्च हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी जाती है। ठीक है, मतलब ये समझेंगे हम इसको डायग्राम से। ये हो गया आपका फेस 1, क्या हो जाएगा ये फेस 1, ये हो गया आपका फेस 2 और ये हो गया आपका फेस 3। तो ये तीन फेज में हमने डिवाइड कर दिए। तो तीनों फेज की जो वाइंडिंग है, देखो ये जो है ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। किस टाइप है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमने क्या किए, ये देखो ये फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग और थर्ड वाइंडिंग, हमने तीनों टाइप की वाइंडिंग इसमें लपेट दी है। तो इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग यूज़ की जाती है। तो इसी में यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग भी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। एक कोर में यहाँ पर प्राइमरी भी होगी और सेकेंडरी भी होगी, यहाँ पर भी प्राइमरी होगी और सेकेंडरी होगी, यहाँ पर भी प्राइमरी और यहाँ पर भी सेकेंडरी होगी। मतलब इसी में प्राइमरी, इसी में सेकेंडरी, इसी में सेकेंडरी, इसी में सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी हमने निकाले, मतलब ये समझो कि ये P1 है और ये P2 है। ठीक है, ये S2 समझो इसका। तो इस तरीके से यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग भी इसी कोर में होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी कोर में लपेटी होगी। क्योंकि थ्री फेस वाइंडिंग जो है ये यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक साथ लपेटी होती है।